हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडे सेशन। हमारे लास्ट के सेशन में लास्ट के 2 सेशन में हमने डिस्कस किया था हमारा जो मॉडल नंबर वो था उसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू द बैंकिंग, किस तरह से बैंकिंग सर्विसेज में चीजें होती है, किस तरह से बैंकिंग सर्विसेज में कामकाज होता है, उस बारे में हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज से हम डिस्कस करेंगे हमारा मॉड्यूल 2, दैट इज अ बैंकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट होते हैं, किस तरह से वो बैंकिंग प्रोडक्ट रेगुलेट कर किया जाते हैं, किस तरह से वो बैंकिंग के कंसेप्ट होते हैं, कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, ये सारा डिस्कशन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। अगर आप एज बैंक में सर्विस कर रहे हो, बैंक में कामकाज कर रहे हो, तो वहां पर आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट में आपको सर्विसेज देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी रहेंगी, जो भी बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीएलआर, एसएलआर, तो ये सारे चीजें हम आज के सेशन में मॉडल 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जनरल बैंकिंग का, दैट इज अ कासा का मॉड्यूल 2, दैट इज अ बैंकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन से एज अ बैंक करके बैंक अपने कैंडिडेट को कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, आप बैंक अपने कस्टमर्स को कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगी, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पता रहेगा सेविंग अकाउंट। तो बैंक की जो सबसे पहले सर्विस रहेंगी वो क्या रहेंगी, कोई ना कोई अकाउंट ओपन करना। ठीक है, तो एज अ बैंक करके बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या रहेगा कि कोई अकाउंट ओपन करना, दैट इज अ सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट या फिर जो भी एनआरआई अकाउंट होगा या फिर एनआरई अकाउंट रहेगा, तो जो भी जिस भी तरह से वो कोई इंडिविजुअल है तो उसका उस तरह का अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद अगर बिजनेस है तो बिजनेस के उसका अपना अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट के अपने कुछ फीचर्स रहेंगे। तो सेविंग अकाउंट फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सेविंग अकाउंट फॉर द जीरो बैलेंस, सेविंग अकाउंट एज एन सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग सेविंग अकाउंट हो सकते हैं। उसके बाद रहेगा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट किसका रहेगा, बिजनेसेस का रहेगा। तो बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से उसका करंट अकाउंट ओपन होगा। दैट इज द फर्स्ट टू प्रोडक्ट ऑफ द बैंक। ठीक है, उसके बाद रहेगा फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करेंगे वो कौन सी रहेंगी, दैट इज अ फिक्स डिपॉजिट। अगर मेरे पास कुछ एक्सेस फंड पड़ा हुआ है जिसका मुझे अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 महीने के लिए अगर कुछ कामकाज नहीं है, तो मैं उसको हायर इंटरेस्ट करने के लिए क्या कर सकता, उसका एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर फिक्स डिपॉजिट में उसको रख सकता, जहां पर मुझे क्या मिलेगा, बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दैट इज ऑल्सो सर्विस अवेलेबल बाय द बैंक, जिसको हम क्या बोलेंगे, टाइम डिपॉजिट्स बोलेंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या रहेंगे, ये डिमांड डिपॉजिट हम इसे कहेंगे। और जो फिक्स्ड डिपॉजिट रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम डिपॉजिट रहेंगे। उसके अलावा बैंक प्रोवाइड करेंगी पीपीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ठीक है, पीपीएफ अकाउंट में बैंक प्रोवाइड करती है, जिसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि 8 साल तक आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते या फिर 10 साल तक विड्रॉल नहीं कर सकते। जाकि अगर किसी को पेंशन नहीं है, पीएफ उसको नहीं मिलता है, तो उस केस में उसके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाएगा, दैट इज अ पीपीएफ अकाउंट। तो सारे नेशनलाइज बैंक पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन अकाउंट ओपन बाय द बैंक। उसके बाद रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, तो कोई पर्सन अगर अपना रिटायरमेंट बैंक ओपन कर प्लान कराना चाहता है किसी बैंक के थ्रू, तो वो भी सर्विस बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद रहेगा लोन्स। ठीक है, तो बैंक अलग अलग तरह से लोन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो लोन्स को आगे के सेगमेंट में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट है नेक्स्ट बैंक का, दैट इज अ लोन्स। उसके बाद रहेगा क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड किस तरह से रहेंगे, बैंक का एक और प्रोडक्ट है जो कि बहुत फेमस प्रोडक्ट है, दैट इज अ क्रेडिट कार्ड। पहले के जमाने क्या होता था, पहले या फिर अभी भी ट्रेडिशनली लोग उसको यूज करते हैं कि अपना खाता किसी शॉप में ओपन करते हैं। तो कोई ग्लोसरी का शॉप है, तो ग्लोसरी के शॉप में उनका कोई अकाउंट रहता है, खाता रहता है। जो भी वो ग्रोसरी परचेस करते हैं, दुकानदार उसको लिख कर रखता है उधारी में। ठीक है, अब नेक्स्ट जमाने का क्या तरीका आ गया, नेक्स्ट जमाने का तरीका क्या आ गया, क्रेडिट कार्ड। तो आप जाइए मार्केट में कहीं भी शॉपिंग कीजिए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, जो बैंक आपके भी आप में पेमेंट कर देगा। ठीक है, फ्यूचर में आपको हर महीने का जो भी हिसाब किताब होगा वो आपको उस ग्रोसरी शॉप से या फिर वो दुकानदार से नहीं करना है, अपने बैंक से करना है। तो जो भी आपके महीने भरे के परचेसेस होंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक पे करेगा। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है, आपकी सैलरी आने के बाद आपको किसको देना है, बैंक को देना है, दैट इज अ क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है,
तो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय द बैंक, जो कि बैंक का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट क्या करता है, बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा कौन से बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है? इन मॉडर्न टाइम देर आर मेनी सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड बाय द बैंक्स। ठीक है, दिस इज डन सो दैट मोर एंड मोर कस्टमर आर अट्रैक्ट। ठीक है, तो उसके अलावा ये तो कुछ बेसिक सी सर्विसेज हो गई बैंक की, जो बैंक ऑफर करता है। इसके अलावा भी बैंक क्या करता है, बहुत अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर पीओसी बैंक में अभी कमर्शियल तरीके से बिजनेस करने लगी है, इसलिए वो क्या करती है, कुछ बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, कुछ बेहतर चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए भी वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अलग अलग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो although there are some basic services as well as which are offered by the bank, thus these basic services are commonly for the all bank. उसके अलावा कुछ कुछ कौन से रहेंगे, बेसिक सर्विसेज रहेंगी, जो सभी तरह की बैंक का एक रोज का डे टू डे वर्क है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो एडिशनल सर्विसेज भी हम डिस्कस करेंगे, और जो बेसिक सर्विसेज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी बैंक्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, we will help you to understand some of the services of the bank which are commonly across all over the bank in India. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेसिक से सर्विसेज डिस्कस करेंगे, जो बैंक की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं एक अकाउंट होल्डर के लिए, सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए, करंट अकाउंट होल्डर के लिए, और उसके बाद वी विल हेल्प यू, और वो सारे सर्विसेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो देखेंगे कौन से सर्विसेज होती है। ठीक है, तो कौन से सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को, अपने कस्टमर्स को, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को या फिर करंट बैंक अकाउंट होल्डर। तो सबसे पहला क्या रहेगा उसमें, चेक पेमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, तो कुछ दिन पहले तक जो सबसे पेमेंट करने का जरिया क्या था, दैट इज द चेक्स थे। ठीक है, पुराने जमाने में कुछ हुंडीज वगैरह आते थे, हुंडीज से चेक पेमेंट किया जाता था, हुंडी से प्रोमिसेस किए जाते थे। लेकिन उसके बाद एक दौर चला जबकि चेक से पेमेंट किया जाता था। आज के डेट में भी अगर आपको किसी को पोस्ट डेटेड पेमेंट करना है, तो उसके लिए चेक का यूज किया जाता है। ठीक है, मैंने कुछ स्टॉक खरीदा किसी से, जिसका पेमेंट मैं 2 महीने बाद देने वाला हूँ, तो 2 महीने के बाद का चेक मैं उसके नाम से लिख के दे सकता हूँ। दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट कि मैंने प्रॉमिस किया था उसे कि मैं जो सर्विसेज उससे ली या फिर जो प्रोडक्ट उससे खरीदा उसका पेमेंट कब करने वाला हूँ, 2 महीने बाद करने वाला हूँ, जो दैट इज अ लीगल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। ठीक है, दैट इज अ चेक। तो मेरा बैंक, मैं क्या करूंगा, जहां पर मेरा बैंक है, मेरा बैंक अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में है, तो एचडीएफसी मुझे चेकबुक प्रोवाइड करेगा और मैं उसका चेक काट के किसी को भी नाम से दे सकता, जो चेक वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी बैंक में डिपॉजिट कर सकता। ठीक है, तो देयर इज अ पूरा का पूरा चेन सिस्टम है बैंक्स का। अगर मेरा बैंक अकाउंट अगर है एचडीएफसी बैंक में, मैंने किसी को चेक दिया, उसका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो चेक डिपॉजिट कहां पर करेगा, उसके बैंक में करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉन्टैक्ट करेगा एचडीएफसी बैंक को कि आपके ये कस्टमर ने हमें मेरे ये कस्टमर को चेक दिया है, आप इसका पेमेंट कीजिए। तो मेरा बैंक मेरे अकाउंट में से, जो भी मेरा अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, उस अकाउंट में से पैसे काट लेगा उतने अमाउंट का, और वो एचडीएफसी बैंक को देगा। एचडीएफसी बैंक फिर किसको देगा, उसके कस्टमर को देगा। मतलब मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन थ्रू चेक, तो क्या आ गई, दोनों बैंक इन्वॉल्व हो गई। तो मेरी बैंक, जिस बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, वो भी इन्वॉल्व हो गया, और जिसको मैंने पेमेंट किया उसका बैंक भी इन्वॉल्व हो गया, और ये पूरा सिस्टम बैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट इज द चेक पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो कि बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। उसके बाद कलेक्टिंग एंड पेमेंट द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमने चेक इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक्स या फिर जो भी डिमांड ड्राफ्ट रहते हैं, दैट इज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमने डिस्कस किया अभी अभी कि बैंक मेरा कलेक्टिंग करेगा, कलेक्टिंग क्या हो गया, जिसको मैंने पे किया उसने उसके बैंक में डिपॉजिट किया, वो हो गया कलेक्टिंग बैंक। ठीक है, मेरा क्या हो गया, जो बैंक का मैंने चेक दिया वो हो गया पेमेंट बैंक, और वो सामने का हो गया दैट इज अ कलेक्टिंग बैंक। तो पेमेंट बैंक मतलब जो मेरे अकाउंट से काट के कलेक्टिंग बैंक को पैसा पे करेंगे। ठीक है, तो दोनों बैंक उसमें इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद कंसल्टेंसी, नेक्स्ट फंक्शन है बैंक का कंसल्टेंसी।
ठीक है। तो अगर किसी को कुछ एडवाइस चाहिए या फिर किसी को कुछ कंसल्टेंसी चाहिए, कोई बिजनेस में कंसल्टेंसी चाहिए या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी चाहिए, प्रॉपर्टी प्लानिंग, रियल एस्टेट प्लानिंग में भी बैंक कंसल्ट करते हैं। ठीक है। अगर कोई किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी क्या, उसने कोई भी सेल डीड या फिर किसी भी तरह का डेथ डेथ नामा नहीं बना के रखा, ठीक है, तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रीब्यूट करने के लिए भी बैंक मदद से कर सकती है, अगर कोर्ट का वैसा डिसीजन रहा तो। ठीक है। दैट इज द कंसल्टेंसी। स्टेट प्लानिंग के लिए भी बैंक मदद करती है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या रहेगा? क्रेडिट कार्ड बैंक अपने कस्टमर को इशू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी XYZ पर्सन है, उस XYZ पर्सन के पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो क्या करेगा वो XYZ पर्सन? पूरे मार्केट में कहीं पर भी जा सकता है वो, और कोई भी उसको उसके सामने वाले से पहचान हो या ना हो, वो अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है। वो पेमेंट किसके तरफ से किया जाएगा? उसके एक्सिस बैंक की तरफ से किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ उसको एक बिल प्रोवाइड किया जाएगा कि आपने एक महीने में 60,000 का खर्चा किया। ठीक है। वो 60,000 का खर्चा आप बैंक को पे कीजिए। ठीक है। तो उसके लिए 45 दिन 40 दिन का समय रहता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से जो भी यूज करते हो तो 40 दिन का इंटरेस्ट फ्री एरिया आपको मिलता है, इंटरेस्ट फ्री मार्जिन आपको मिलता है कि 40 दिन तक आप 45 दिन तक जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे बैंक के, उसके हिसाब से 40 या 45 दिन तक आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट वो पैसा यूज करने को मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करोगे तो उसमें चार्जेस भी उतने ही ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड के केस में अगर आप टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करते हो तो क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी गुड सर्विसेज ऑफ द बैंक। ठीक है। तो बैंक आपको एक स्पैन देंगी कि जो 30 दिन है, उस 30 दिन में जो भी आप पैसा खर्चा करोगे उसका नेक्स्ट 30 दिन से अगले 15 दिन में, आप 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो खर्चा करोगे वो 30 दिन, और 30 दिन बिल जनरेट होने के बाद 15 दिन में आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो 45 दिन आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ इंटरेस्ट फ्री वो पैसे को यूज कर सकते हो, इंटरेस्ट फ्री पैसे आप यूज कर सकते हो। लेकिन आफ्टर 45 डेज अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो लगभग 2% 2.5% पर मंथ का रहता है, मतलब 40 से लेके तो 60% पर एनम का। ठीक है। तो इतने हेवी क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस बैंक की तरफ से यूज किए जाते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, जो पर्सन जेन्युइनली पेमेंट टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकता है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के, तो क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी डेंजरस। ठीक है। तो जो भी आपके फाइनेंशियल प्लान है उसको डिस्टर्ब करने के लिए क्रेडिट कार्ड काफी है, अगर आप उसका प्रॉपर यूज नहीं कर सकते तो। ठीक है। उसके बाद फंड रिमिटेंस, नेक्स्ट सर्विस है बैंक की, दैट इज अ फंड रिमिटेंस। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं कामकाज कर रहे हो और अगर आपको इंडिया में पैसा भेजना है, दैट इज कॉल्ड फंड रिमिटेंस। या फिर किसी को कुछ गिफ्ट के थ्रू पैसा भेजना है, कुछ गिफ्ट कार्ड भेजना है, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा भेजना है, तो वो सर्विसेज भी बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड फंड रिमिटेंस। ठीक है। उसके बाद रहेगा डेबिट कार्ड। तो आपका अगर जो भी बैंक में पैसा है तो क्रेडिट कार्ड के सरीका ही आप डेबिट कार्ड यूज करोगे। क्रेडिट कार्ड किस तरह से यूज किया जाएगा? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट तब होगा जब आपके पास क्रेडिट कार्ड है और वो उधारी आपकी रहेगी बैंक के साथ। ठीक है। बैंक के साथ आप पैसा लीड करोगे। डेबिट कार्ड कब यूज किया जाता है? डेबिट कार्ड यूज किया जाएगा अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे है, तो आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखना पड़ेगा, उस पैसे को आप कार्ड के थ्रू स्पेंड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डेबिट कार्ड। उसी के साथ साथ डेबिट कार्ड को यूज करके आप एटीएम से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगी हुई रहती है ऑल ओवर सिटीज, तो वहां पे 24 घंटे 24/7, अगर बैंक बंद है शुरू है उससे कोई मतलब नहीं, आप कभी भी डेबिट कार्ड का यूज करके पैसा विड्रॉल कर सकते हो, पैसे स्पेंड कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो, जिस भी तरह से आपको पेमेंट करना है उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड को यूज करके। उसके बाद रहेगा ओड ऑफ फैसिलिटी। अब ओड ऑफ फैसिलिटी स्पेशली फॉर द ओड ऑफ फैसिलिटी किसके लिए यूज रहेंगी? स्पेशली फॉर द बिजनेसेस के लिए। तो ओड ऑफ के बारे में कल के सेशन में हम डिस्कस किया था कि अगर मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए है और जो मेरे क्रेडिट करंट अकाउंट में 15 लाख रुपए है, मुझे 30 लाख का पेमेंट करना है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मुझे दी जा सकती है बैंक की तरफ से। मेरे एक्सेस फंड विड्रॉल करने की फैसिलिटी दी जा सकती है।
तो मैंने 30 लाख का पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट मैंने अगले 4 दिन में फिर से मेरे करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का ही लगेगा। जितने दिन मैंने ओवरड्राफ्ट यूज किया उतने ही दिन का मुझे चार्जेस लगेगा, उतने दिन का मुझे इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो अगर मुझे शॉर्ट फंड ऑफ है, अगर मेरा बैंक के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत बड़े ट्रांजैक्शन मेरे करंट अकाउंट में हो रहे हैं, तो आई कैन अवाइल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी, तो जो पैसा मेरे करंट अकाउंट में है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉल करने के राइट्स मुझे रह सकते हैं। ठीक है, तो उससे ज्यादा पेमेंट करने के राइट्स मुझे हो सकते हैं, या फिर विड्रॉल करने के राइट हो सकते हैं। और इंटरेस्ट भी उस पर बहुत कम चार्ज होगा, जितना मैं विड्रॉल करूंगा, जितना मैं यूज करूंगा, उतने दिन का ही इंटरेस्ट मुझे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक। उसके बाद फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। मुझे जो मैं स्टॉक बुलवाता हूँ, जो मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, या फिर मैं जो स्टॉक परचेस करता हूँ, वो मुझे इंडिया के बाहर से परचेस करना पड़ता है। या फिर मैं यूएस घूमने जा रहा हूँ, दुबई घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा रुपीज तो वहां पे चलेगा नहीं, तो मेरा जो रुपीज है, मेरे पास जो पैसा है, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ रुपीज। उस केस में मुझे दुबई का कोई करेंसी चाहिए, या फिर यूएस डॉलर चाहिए। ठीक है, तो उसको एक्सचेंज मैं कहाँ से करा सकता? बैंक से मैं उसको एक्सचेंज करा सकता। तो मैं मेरा रुपीज को वहां पे देख के वहां से मैं फॉरेन करेंसी ले सकता, जिसको मैं फॉरेन में पे कर सकता, या फिर मेरे इंपोर्ट्स या फिर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट से मुझे मिल हो रहा है, उससे मैं एक्सचेंज कर सकता। तो अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर जो भी कंट्री से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वो कंट्री के रुपीज में पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो जो मुझे फंड मिलेगा वो क्या रहेगा? वो डॉलर्स में रहेगा या फिर फॉरेन करेंसी में रहेगा। उसको अगर मुझे एक्सचेंज कराना है तो उसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज भी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से। ठीक है, दैट इज ऑल्सो सर्विस प्रोवाइड बाय द बैंक। उसके बाद बैंक गारंटी। बैंक गारंटी के बारे में हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में। तो बैंक गारंटी हम किसे करेंगे? कि मुझे रेगुलरली किसी सप्लायर से कुछ प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, हर महीने मेरा 2 करोड़ का, 1 करोड़ का मैं परचेस करता हूँ, और उसके अगेंस्ट में मैं प्रॉपरली टाइम टू टाइम पेमेंट करूंगा। इसकी गारंटी कौन देगा? मेरा बैंक देगा। तो अगर मेरा कोई बिल्डिंग है, या मेरी फैक्ट्री है, या फिर मेरा ऑफिस है, उस ऑफिस में क्या करूंगा? बैंक के पास गिरवी रखूंगा, बैंक उसको मॉर्गेज करेंगी, उसके अगेंस्ट में जो मेरा सप्लायर है उसको गारंटी देंगी कि मैंने अगर उसका पेमेंट नहीं दिया तो मेरे बिहाफ में बैंक मेरे से रिकवरी करके उसका पेमेंट देगा। ठीक है, मुझे मेरे सप्लायर को 1 करोड़ रुपए पे करना है। ठीक है, मैंने मेरे प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रख दिया, बैंक से गारंटी ले रही है, उसको बोला कि आप गारंटी दे दो सामने वाले को कि ये बंदा आपका पेमेंट टाइम टू टाइम करेगा, अगर नहीं किया बैंक देगा। ठीक है, तो मैंने अगर पेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या करेगा? मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट करेगा, प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो अमाउंट आएगा उसमें से मेरे ड्यूज क्लियर कर देगा, जो बच गया अमाउंट वो मुझे दे देगा। दैट इज कॉल्ड बैंक गारंटी। तो ये भी सर्विस बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब कुछ इंडिविजुअल को देने वाले सर्विसेज हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बिजनेस को देने वाले सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा एटीएम सर्विसेज। तो 24/7 अगर मुझे फंड्स विड्रॉल करने हैं तो मैं क्या कर सकता? मेरे एटीएम्स को यूज करके वहां से मैं फंड्स विड्रॉल कर सकता। दैट इज द एटीएम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हमें पता रहना चाहिए कि कौन से सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है अलग अलग सेगमेंट। उसके बाद रहेगा डेबिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड के बारे में हमने डिस्कस पहले ही कर लिया। होम बैंकिंग, अगर कुछ प्रॉब्लम्स में अगर मैं हूँ तो मेरे को मेरे बैंक घर पे आकर होम बैंकिंग मिल सकती है, या फिर उसी के साथ साथ घर पे बैठ के मैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकता हूँ। आज के डेट में जो भी इंटरनेट बैंकिंग है या फिर मोबाइल बैंकिंग है, एप्स है, सभी कंपनीज के, सभी बैंक्स के अपने अपने एप्स है, वेबसाइट्स है, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन बैंकिंग वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसको यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे घर पे बैठ के किसी भी सर्विस को अवेल कर सकता हूँ। मेरे घर पे बैठ के मैं फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ, मेरे घर पे बैठ के मैं कुछ पैसा किसी को भेज सकता हूँ, और चेक बुक बुलवा सकता हूँ, कोई स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता हूँ, कुछ इंटर टैक्सेस पे कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज अ होम बैंकिंग। उसी के साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग, होम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ होम बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, तो ये सारे सर्विसेज भी आज के डेट में मोबाइल
बैंक के ये है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स भी बैंक एक्सेप्ट करता है, जैसे कि एफडी के तौर पर, या फिर उसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट हम किसे कहेंगे कि एक मंथली कुछ स्पेसिफिक अमाउंट हम किसी अकाउंट में डालते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, तो वो सर्विसेज भी बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद रहेंगे नेक्स्ट सर्विसेज बैंक की, दैट इज अ प्रियोरिटी बैंकिंग। अगर कोई बहुत बड़ा कस्टमर है, एचएनआई क्लाइंट है, हाई नेटवर्थ क्लाइंट है, या फिर बड़ा बिजनेस है, तो उसको, जो हमने डिस्कस किया, करंट अकाउंट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट के कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो प्रियोरिटी बैंकिंग में भी वो उसको हम बोलेंगे प्रियोरिटी बैंकिंग, कि किसी स्पेसिफिक हाई नेटवर्थ क्लाइंट है तो उसको कुछ स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो कोई XYZ पर्सन है, उसको हर रोज उसका जो शॉप है वहां पे लाखों रुपए आता है काउंटर पर, ठीक है, और वो पैसा उसको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो रिस्क है कि रास्ते में जाते जाते कुछ चोरी हो गई या फिर थिप हो गया, ठीक है, तो उस केस के में बैंक की गाड़ी अब उसके घर पे आएंगी, वो कैश उठा कर लेके जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग सर्विस हो सकती है। ठीक है, तो घर पे आकर बैंकिंग, कुछ प्रिविलेज सर्विसेज, कुछ ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी, एक्स्ट्रा क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो जो बड़े बड़े बिजनेस है उनको एक्स्ट्रा लोन्स, ठीक है, तो उस तरह के प्रियोरिटी बैंकिंग हम उसको बोलेंगे कि अगर कुछ बड़ा क्लाइंट है, प्रियोरिटी सर्विसेज उसको बैंक की तरफ से मिलते हैं। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज के बारे में हमने डिस्कशन किया। लॉकर्स, ठीक है, जो मेरा घर पे गोल्ड रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ डील के डॉक्यूमेंट है, वो मुझे अगर सेफली रखना है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको मुझे इंपॉर्टेंट गहने हैं मेरे घर के, उसको अगर मुझे रखना है, तो उसको मैं बैंक के लॉकर में रख सकता। ठीक है, तो बैंक विल प्रोवाइड यू द स्पेसिफिक लॉकर विद द आपके सारे डिटेल्स के साथ, वो आपको अलाउड किया जाएगा। उसकी एक की कस्टमर के पास रहेंगे, एक की और बैंक ऑफिसर के पास रहेंगी, बैंक में रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक लॉकर बोलेंगे। तो आपके घर का जो भी स्पेसिफिक गोल्ड है, या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस के डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट्स है, वो सारे आप कहाँ पर रख सकते हैं, उस लॉकर में रख सकते हो। उसके बाद मनी ट्रांसफर, ये सारा हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मनी ट्रांसफर मैं मेरे घर पे बैठ के मनी ट्रांसफर कर सकता हूँ ऑल ओवर दुनिया में, कहीं भी किसी को भी। तो अगर इंडिया में करना है तो NEFT, IMPS, RTGS, और आज के डेट में जो UPI लोग यूज करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, या फिर जो भी व्हाट्सएप पे, बहुत सारे पे अभी हमारे पास मिल रहे हैं, दैट इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI। ठीक है, जो कि भीम UPI के जरिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो उसके जरिए भी हम पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद एक तरह का बैंकिंग सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं अपने सब्सिडरीज के थ्रू, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, और इन्वेस्टमेंट के सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करती है। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, दैट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो अगर बैंक है तो बैंक के आज के डेट में क्या है, अलग अलग विंग्स है, जैसे कि HDFC बैंक है तो HDFC म्यूचुअल फंड है, HDFC PMS है, वेल्थ मैनेजमेंट है। तो ये सारे सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं अपने अपने कस्टमर्स को। तो वेल्थ मैनेजमेंट में PMS सर्विस आएंगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ब्रोकिंग की सर्विस आएंगी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज आएंगी। ठीक है, तो ये सारे सर्विसेज भी बैंक्स के तरफ से ऑफर किए जाते हैं। तो आज के डेट में सभी बैंकिंग के सभी तरफ ये सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लोन्स। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन जो बैंक प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी। बिजनेसेस के लिए सप्लाई ऑफ मनी का सप्लाई करने की बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज बैंक के तरफ से ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, दैट इज अ लोन। ठीक है, तो इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेस हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी पर्सन हो, उसने कभी ना कभी लोन लिया हुआ ही रहेगा। ठीक है, तो लोन का डिटेल में डिस्कशन हम आगे के जो हमारा NBFC है उसमें तो करने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम कुछ बेसिक से चीजें डिस्कस करेंगे जो लोन्स के बारे में रहेंगे। क्या, तो सबसे पहले लोन को अगर क्लासिफाई करना है तो हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहला सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो जितने भी लोन्स है, और फिर किसी भी तरह का लोन हो, ठीक है, कोई भी पर्सन है उसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई लोन लिया हुआ होगा। ठीक है, तो वो लोन्स को दो मेन कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला रहेगा सिक्योर्ड लोन और दूसरा क्या रहेगा, अनसिक्योर्ड लोन।
जितने भी टाइप्स ऑफ लोन है वो सब कहाँ पर आएंगे, इन दो में से किसी एक कैटेगरी में आएंगे। फिर वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, कैश लोन हो, या किसी भी तरह का लोन हो, तो कहीं ना कहीं वो ये दो में से एक कैटेगरी में बैठेंगे। सबसे पहली कैटेगरी क्या रहेंगी, दैट इज अ सिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन हम किसे कहेंगे, दैट इज कंसेप्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बैंक। ठीक है, अगर किसी लोन के अगेंस्ट में कोई जो लोन ले रहा है, जो कस्टमर है, वो अगर कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखता है, कुछ प्रॉपर्टी प्लेज रखता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। तो सिक्योर्ड लोन के केस में क्या रहेगा, अगर कस्टमर ने वो लोन रिपेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या करेगा, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी सिक्योरिटी है, उसको मार्केट में बेच देगा और अपना लोन रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन में क्या रहेगा, सिक्योर्ड लोन में बैंक सेफ रहेगा, बैंक सेफ रहेगा, बैंक की रिस्क ज्यादा नहीं रहेंगी। क्यों, क्योंकि कस्टमर वापस कर ही देगा, और वापस नहीं करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, दैट इज अ सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन के जो चार्जेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑब्वियसली कम रहेंगे। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन में कौन से लोन हो सकते हैं, होम लोन, जिसमें मॉर्गेज क्या रहेगा, जो भी घर खरीदा जा रहा है वो मॉर्गेज रहेगा। उसके बाद सकता है कार लोन, तो उस केस में मॉर्गेज क्या रहेंगी, वो कार रहेंगी। अगर कार लोन का पेमेंट नहीं किया कस्टमर ने तो क्या किया जाता है, उस कार को जब्त कर लिया जाता है, उस कार को अपने अंडर में ले लेती है बैंक, और उसको बाद में मार्केट में ऑक्शन करके वहां से उसका पैसा रिकवरी किया जाता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन हम किसे कहेंगे, जिस लोन के अगेंस्ट में किसी भी तरह का मॉर्गेज नहीं दिया जाएगा, जिस लोन के अगेंस्ट में किसी भी तरह का प्लेज नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड लोन। तो उस केस में क्या रहेगा, बैंक की रिस्क बढ़ जाएंगी, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस लोन पर वो क्या रहेगा, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसमें कौन से लोन आएंगे, उसमें आएंगे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, या फिर कैश लोन, एजुकेशन लोन। जिस लोन्स के अगेंस्ट में हमें किसी भी तरह की कोई भी मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी प्लेज रखने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी भी तरह से कोई भी चीजें गिरवी रखने की जरूरत नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसिक्योर्ड लोन बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन से सिक्योर्ड लोन हो सकते हैं, कौन से अनसिक्योर्ड लोन हो सकते हैं। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा सिक्योर्ड लोन होगा, या फिर जो सबसे ज्यादा अमाउंट का सिक्योर्ड लोन होता है वो कौन सा रहेगा, दैट इज अ होम लोन। ठीक है, होम लोन हम किसे कहेंगे, अगर मुझे घर खरीदना है, घर खरीदने के लिए जो आज के डेट में जो हाउसेस की वैल्यूज है, जो प्रॉपर्टी के दाम है, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, इवन अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर वो कितना भी बड़ा इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो उसका जो घर खरीदने का सपना रहता है वो लोन के सिवा पूरा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली किसी का नेटवर्थ अगर 1 करोड़ है तो वो क्या चाहेगा कि मुझे 2 करोड़ 2.5 करोड़ का घर खरीदना है। किसी का नेटवर्थ अगर 20 लाख है तो वो क्या चाहेगा, मुझे 40 लाख का घर खरीदना है। किसी का नेटवर्थ अगर 5 लाख है तो वो क्या चाहेगा कि मुझे 10 लाख का घर खरीदना है। तो जो भी मेरा लाइफस्टाइल रहेगा, जो भी मेरा पास असेट रहेंगे, जो भी मेरा कैपेसिटी रहेंगी, जो भी मेरा अर्निंग पावर रहेगा, उसके हिसाब से ही मुझे लाइफस्टाइल जीने के लिए उस तरह का घर खरीदना मैं चाहूंगा। ठीक है, तो कोई भी घर खरीदना है तो उसके लिए क्या है, लोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अंबानी भी अगर घर खरीदता है, या फिर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अगर घर खरीदता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई 100 करोड़ वाला, किसका अगर नेटवर्थ 100 करोड़ है, तो क्या चाहेगा कि मेरा घर ही 150 करोड़ का हो। ठीक है, तो उसके लिए लोन्स तो उसे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्थ कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहेंगी, बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगी, और वो चाहता है कि मुझे 40 करोड़ का भी घर लेना है। तो फिर जो 100 करोड़ की नेटवर्थ, उसके कैश तो रहेंगी नहीं उसके पास, उसकी कुछ फैक्ट्री रहेंगी, कुछ बिजनेस रहेगा, कुछ और प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो नई प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए वो क्या करेंगे, हमेशा लोन ही लेंगे। तो आज के डेट पे जो होम लोन्स लेंगे, होम खरीदना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लोन लेकर ही वो खरीदे जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। ठीक है, तो होम लोन इटसेल्फ पूरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो होम लोन है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। होम लोन्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम हमारे एनबीएफसी के चैप्टर्स में करेंगे। एनबीएफसी में हम डिटेल में लोन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट इज अ होम लोन। अगर
किसी को अगर अपना करियर बनाना है तो होम लोन में देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे कस्टमर आपके लिए रेडी बैठे हुए हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह से होम लोन्स के ऑफर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी अभी कुछ कंपनी विदाउट डॉक्यूमेंट भी होम लोन देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो एचडीएफसी में अगर जाना है, अगर आपको होम लोन लेना है, तो बेस्ट आज के डेट में दो कंपनी है, दैट इज द एचडीएफसी और एसबीआई, ठीक है। होम लोन में जो बेस्ट कंपनीज है, जो सबसे बेहतर और सबसे कम रेट में होम लोन प्रोवाइड करती है, वो कौन है, दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी। दोनों का कंपटीशन चलता रहता है, कभी ये टॉप पे रहता है, कभी वो टॉप पे रहता है, ठीक है। जो कब से कम चार्जेस, जिसके सबसे कम चार्जेस है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी ज्यादा के चार्जेस वो नहीं चार्ज करता है, तो वो है दैट इज एचडीएफसी और एसबीआई। तो एसबीआई तो प्राइवेट हो गई, लेकिन अगर आप एचडीएफसी में अगर प्लेस हो गए तो मान लीजिए आपकी जिंदगी बन गई, ठीक है। तो एचडीएफसी लोन डिपार्टमेंट में अगर आपको पहुंचना है तो वो वहां से आपको बहुत अच्छा ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा गोल्ड लोन, ठीक है। तो गोल्ड लोन क्या रहेगा, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन। मेरे घर में 10 लाख का लोन पड़ा, गोल्ड रखा हुआ है, मुझे सडनली अर्जेंसी में कुछ पैसे की जरूरत आ गई, तो मैं क्या ले सकता, गोल्ड ले सकता। तो मैं 2 लाख का गोल्ड बैंक में जाके रख दूंगा और वहां से इजीली मैं लोन अवाई कर सकता, मुझे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी कुछ चीज, मैं गोल्ड लोन ले सकता। पिछले कुछ दिनों में जो गोल्ड लोन का मार्केट है वो बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस ने गोल्ड लोन के मार्केट में बहुत अच्छा कामकाज किया है, बहुत वाइड रेवन। क्योंकि उससे पहले अगर आप किसी बैंक में जाते गोल्ड लोन, गोल्ड को लेकर, ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे। लेकिन बजाज फाइनेंस ने, स्पेशली बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इस कंपनी ने नया कंसेप्ट स्टार्ट किया कि आप गोल्ड लेके आओ, नो क्वेश्चन आस्क, ठीक है। तो आपको इनकम कितना है, इसका इंश्योरेंस निकालो, उसका इंश्योरेंस निकालो। तो ये सारी बातें बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, इन कुछ एनबीएफसी ने हटा दी, और उसके वजह से आज नेशनलाइज बैंक भी, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, वो भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछती, ठीक है। कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ गोल्ड लेना है, आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, बस खत्म हो गया। आप इजीली आप उस पर लोन ले सकते, ठीक है। और अप टू 70%, 75%, 80% तक आपको वहां से लोन मिल जाता है आपके गोल्ड के वैल्यू का, ठीक है। दैट इज अ गोल्ड लोन, ठीक है। तो गोल्ड लोन भी ये क्विक लोन लेने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर आपको करियर बनाना है लोन सेगमेंट में, तो गोल्ड लोन भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है आज के डेट में। मार्केट में डिमांडेड प्रोडक्ट अगर है, दैट इज अ गोल्ड लोन, अगर आपको लोन सेगमेंट में कामकाज करना है तो। उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, मुझे बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए कुछ ये चाहिए, या फिर मुझे कुछ जरूरत है, पर्सनल जरूरत है, तो उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ लोन चाहिए। तो मैं जो मेरी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, मेरे पेरेंट्स ने दी हुई, या फिर कोई मेरा एग्जिस्टिंग घर है, उसको मॉर्गेज करके अगर मैं लोन लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड लैप, ठीक है। दैट इज द लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो होम लोन हम किसे बोलेंगे, अगर मैं कोई नया होम परचेस कर रहा हूँ, उसको अगर मैं, उसके लिए अगर मैं लोन कर रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होम लोन बोलेंगे। दूसरा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम किसे कहेंगे, अगर मैं मेरे किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को जो मेरे पास ऑलरेडी है, उसको गिरवी रख के, उसको मॉर्गेज करके उस पे अगर लोन लेता हूँ, दैट इज अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दोनों पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो होम लोन और लैब, इट इज द सेम इंडस्ट्री, इसके डॉक्यूमेंटेशन भी लगभग सेम टू सेम है। गोल्ड लोन एक बेहतर इंडस्ट्री है अगर आपको उसमें कामकाज करना है तो। उसके बाद और मेरे पास ऑप्शन हो सकते हैं, अगर मेरे पास गोल्ड नहीं है तो फिर मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट में मुझे लोन मिल सकता है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स, मेरे पास गोल्ड भी नहीं है, या फिर गोल्ड है तो ऑलरेडी रखा हुआ है, या फिर मुझे नहीं रखना है, मुझे मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी भी बैंक को नहीं देना है, तो मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड रखे या फिर शेयर्स रखे हैं, उसके अगेंस्ट में मैं लोन ले सकता हूँ। मेरे म्यूचुअल फंड या शेयर्स को प्लेज करके, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रहेंगे, शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, उसको किसी बैंक के पास प्लेज करके मैं उसके अगेंस्ट में लोन ले सकता हूँ, या फिर कुछ मार्जिन ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद लोन अगेंस्ट पीएफ, ईपीएफ, ठीक है। तो मैं अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है आपका क्लाइंट, उसके पास पीएफ या ईपीएफ अकाउंट है, उसके अगेंस्ट में वो लोन ले सकता है। उसके बाद लोन अगेंस्ट फिक्सेड डिपॉजिट, मेरे पास कुछ 10 लाख का फिक्सेड डिपॉजिट है जो 5 साल के लिए लॉक इन है, ठीक है। अगर मुझे इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट चाहिए, ठीक है,
मेरा इनकम टैक्स में मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है, उस टैक्स को बचाने के लिए यू कैन गो विद द बैंक। अगर आप 5 साल की लॉक इन वाली एफडी करते हो तो उसका बेनिफिट आपको आपके इनकम टैक्स में होता है, तो वो ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप कोई भी आपकी एफडी है उसके अगेंस्ट में आपको शॉर्ट टर्म पे, वो 10 साल के लिए एफडी आपने की थी लेकिन आपको 6 महीने की कोई लोन चाहिए, तो यू कैन यूज द लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद रहेगा व्हीकल लोन। तो व्हीकल लोन भी, अगर मुझे कार खरीदना है, टू व्हीलर खरीदना है, उसके लिए भी आज के डेट में लोन्स करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। कार लोन, व्हीकल लोन, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट सेगमेंट, जो हर एक बैंक का अपना अलग से डिपार्टमेंट होता है। उसमें भी अगर आपको कामकाज करना है, अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फील्ड फॉर यू दैट इज अ व्हीकल लोन। तो टू व्हीलर लोन, उसके बाद कार लोन, ठीक है। तो उस केस में आपको शोरूम्स के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी शोरूम्स है वहां पर आपको जाकर एक सीट दी जाती है, वहां पर आप उसको उसको ये करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक अलग अलग शोरूम के साथ बैंक टाइप करता है, वहां से जो व्हीकल सेल होती है उसका लोन्स वो प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें आएगा कार लोन और टू व्हीलर लोन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अपना, वो भी एक अपना सेगमेंट हो सकता है। तो अगर आप किसी शोरूम में कार खरीदने जाते हो या फिर किसी शोरूम में टू व्हीलर खरीदने जाते हो, तो टू व्हीलर खरीदना है या फिर कार खरीदना, तो आपको जाना कहाँ पर पड़ेगा? शोरूम में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो शोरूम में ऑलरेडी बैंक वाले बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आपका आईसीआईसी का लोन है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो आपको कार सेल कर रहा है या फिर टू व्हीलर सेल कर रहा है, वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछता है कि आप क्या करते हो, ठीक है। अगर कोई एक्चुअल टू व्हीलर खरीदने अगर शोरूम में गया है या फिर कोई कार खरीदने शोरूम में गया है, तो उसको ये आइडिया होंगे। तो वो क्या पूछता है आपको कि आप कार खरीदते हो तो आपको लोन करना है क्या, ठीक है। तो आप कैश पेमेंट में करोगे या फिर आपको कुछ फाइनेंस करना है। तो वो अगर आप बोलते हो उसको कि हाँ मुझे फाइनेंस करना है, तो फिर क्या पूछता है कि आप क्या करते हो, ठीक है। वो आपको कैटेगराइज कर रहा है, ठीक है। आप क्या करते हो, तो आप बोलेंगे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो फिर वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजेंगे, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद जाइए वो आपकी फाइल कर देंगे। आप बोलेंगे मैं बिजनेस करता हूँ, तो क्या बिजनेस करते हो, तो मेरा शॉप है, तो उसको पहले से पता रहता है कि अगर इसका ये बिजनेस है तो इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन नहीं देने वाला। तो फिर आप आईसीआईसी के पास जाइए, वो आईसीआईसी का एग्जीक्यूटिव बैठा है, वो आपको सारी डिटेल दे देगा। कोई बोलेगा मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, तो फिर एग्रीकल्चर को जो जनरली लोन प्रोवाइड करते हैं वो उस बैंक के पास भेजेंगे, ठीक है। तो दैट इज अ कैटेगराइजेशन, किस तरह से इजी इजी वे से आप अपना जॉब फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव सेल करेगा वही कैटेगराइजेशन करके आपके पास बंदा भेजेगा, या फिर अगर आपके पास डायरेक्टली कोई आता है तो आपको भी उसको उस तरह के क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आप क्या करते हो, आपकी फाइल हमारे बैंक से हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फी लगेगा, कितने ये सारे चार्जेस लगेंगे। ये सारे चीज डिस्कशन उस केस में उस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज अ सिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो सिक्योर्ड लोन के भी अपने अपने डिपार्टमेंट है, अपने अपने सेगमेंट है, तो पूरे के पूरे अपने अपने सेक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट रहेंगे अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड लोन में कौन से लोन आएंगे? सबसे पहला रहेगा पर्सनल लोन, ठीक है। तो पर्सनल लोन किस तरह से रहेगा? अगर आपको बिजनेस करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए कुछ लोन की जरूरत है, ठीक है, डे टू डे अपने कामकाज करने के लिए कुछ इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल सकता है? पर्सनल लोन मिल सकता है, जो जिसमें क्या रहेगा, जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो हायर रहेगा, ठीक है। तो जितने भी अनसिक्योर्ड लोन रहेंगे सबके इंटरेस्ट रेट हायर ही लेंगे, 15%, 17%, 18%, 20%, और दैट इज डिपेंड ऑन द बैंक और आपका किस तरह से उस बैंक से रिलेशनशिप है, ठीक है। तो पर्सनल लोन में अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया या फिर किसी का डेथ हो गया, तो क्या फिर, तो उस केस में जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा वो आपका इंश्योरेंस करा के रखे, ठीक है। तो पर्सनल लोन के केस में इंश्योरेंस इज ए कंपलसरी। तो अगर मान लीजिए आप किसी बैंक में गए, तो बैंक में आपने किसी उससे 1 लाख का पर्सनल लोन लिया, ठीक है। कुछ कुछ जो एनबीएफसी है उसके पर्सनल लोन बहुत फेमस है। तो मान लीजिए XYZ एनबीएफसी है या फिर कोई बैंक है, उस बैंक से आपने 1 लाख का पर्सनल लोन लिया, ठीक है। तो 1 लाख का आपको पर्सनल लोन तो दिया जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 80 या 85 हजार ही आएंगे, ठीक है। तो सर बाकी के पैसे कहाँ गए? तो बाकी के पैसे चार्जेस और इंश्योरेंस फीस में जाएंगे कि 3 साल का लोन टर्म है तो 3 साल का इंश्योरेंस 12 हजार का हो गया, ठीक है। 3-4 हजार रुपए आपकी प्रोसेसिंग फी हो गई,
और अगली इंस्टॉलमेंट जो आएंगी 10 तारीख तक, उसके 1500 रुपए हमने पहले ही काट ली, ठीक है। तो 82,000 रुपए जो बच गया वो आपको दिया जाएगा। तो 1 लाख का पर्सनल लोन मैंने लिया, 3 साल का टर्म है, 3 साल के लिए मैंने वो पर्सनल लोन लिया, तो 3 साल का इंश्योरेंस हो गया 15,000 का। कितने बचे? सॉरी 12,000 का। कितने बचे? 88 बचे। 88 में से 3,000 हो गई प्रोसेसिंग फी, तो कितने बचे? 85 बचे। 85 से अगले महीने के इंस्टॉलमेंट आपकी जब तक आएंगी तब तक का उसका जो इंटरेस्ट रहेगा 1 लाख रुपए का, 85,000 का नहीं, 1 लाख रुपए का। तो हो गया 2,000 रुपए। तो वो आ गए 83,000 रुपीज आपके अकाउंट में मिलेंगे। लोन कितना प्रोवाइड किया गया? 1 लाख का प्रोवाइड किया गया। आपके अकाउंट में कितने आ गए? सिर्फ 82,000 आ गए। और उसके बाद 3 साल आपको इंस्टॉलमेंट भरना है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 3 साल मुझे जो इंस्टॉलमेंट भरना है, तो आपको भरना पड़ेगा लगभग 1,80,000, 1,70,000 के आसपास। दैट इज अ पर्सनल लोन, ठीक है। तो इस तरह से पर्सनल लोन कामकाज करता है, जिसमें क्या रहेगा, जो अमाउंट रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। उसके बाद रहेगा कैश लोन। तो अभी बहुत से एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं कि अर्जेंट कैश चाहिए 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैश लोन बोलेंगे। बहुत नए नए एप्स मार्केट में आ रहे हैं कि मुझे एडवांस सैलरी, मेरा जो बॉस है मुझे एडवांस सैलरी नहीं देता है, तो फिर कैश लोन ले लो, ठीक है। तो कोई एनुअल फी चार्ज करके आपको कैश लोन प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लोन प्रोवाइड किया जाता है विदाउट एनी इंटरेस्ट या फिर नॉमिनल इंटरेस्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैश लोन बोलेंगे। उसके बाद एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन के बारे में सभी को आइडिया है। अगर मुझे एजुकेशन करने के लिए, जो भी मेरा एजुकेशन है उसको करने के लिए अगर कुछ लोन अवाइल करना है, तो उसके लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा मुझे, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। उसके बाद एग्रीकल्चर लोन। तो क्रॉप्स को बोने के लिए, ठीक है, क्रॉप्स की बुआई करने के लिए, क्रॉप्स को सारे एक्सपेंसेस चलाने के लिए जो लोन एग्रीकल्चर फार्मर लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। उसके बाद रहेगा फिक्सी लोन। फिक्सी लोन इज अपने अलग अलग यूजर्स के लिए, अलग अलग जरूरतें के लिए जो फिक्सिबल लोन बैंक की तरफ से लिया जा सकता है या फिर दिया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे फिक्सिबल लोन, दैट इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड लोन। उसके बाद क्रेडिट कार्ड लोन। तो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में भी आप लोन ले सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड के जो भी आप परचेस करते हो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट कार्ड लोन बोलेंगे। तो मैंने, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 4 लाख की, मैंने एक आईफोन खरीद लिया 1.5 लाख का, ठीक है। तो जो मैं एक्चुअली नहीं बेयर कर सकता हूँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, ईएमआई कार्ड मेरे पास है, इसलिए हम वो जनरली खरीदते हैं, ठीक है। सभी लोग उसके वजह से खरीदते हैं। और जितने आईफोन्स हैं वो सारे के सारे ईएमआई पे आते हैं, ठीक है। तो दैट इज वो आईफोन है, मुझे कितना हो गया? 1.5 लाख का हो गया। तो 1.5 लाख तो पूरे मैं एक टाइम पे दे नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लूंगा, और ईएमआई में कन्वर्ट करते करते उसको देते रहूंगा। दैट इज ऑल्सो माई क्रेडिट कार्ड लोन, जो कि अनसिक्योर्ड लोन रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ठीक है, तो मुझे घर खरीद, एसी खरीदना है, मुझे टीवी खरीदना है, मुझे रेफ्रिजरेटर खरीदना है, मुझे कोई मोबाइल खरीदना है, मुझे फर्नीचर खरीदना है, ठीक है। इवन मुझे अगर किचन, मेरा फर्नीचर बनवाना भी है घर का, दैट इज ऑल्सो आज के डेट में क्रेडिट कार्ड पे, या फिर जो मेरे ईएमआई कार्ड है, बजाज फाइनेंस का जो ईएमआई कार्ड है उस पर मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड लोन या फिर ईएमआई कार्ड लोन। उसके बाद स्मॉल शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन, ठीक है। अगर मेरा रिलेशनशिप बैंक के साथ बहुत अच्छा है, तो उसके केस में मैं बिजनेस लोन ले सकता हूँ। उसके बाद पे डे लोन, ठीक है। पे डे लोन मतलब जो पर डे मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो अलग अलग छोटी मोटी बैंक्स अलग अलग तरह से अलग अलग सेगमेंट में कामकाज करती है, ठीक है। तो कुछ पत्र संस्था हो सकती है, आपके एरिया की कोई कोऑपरेटिव बैंक हो सकती है, जो छोटे छोटे जो बिजनेसेस है, जैसे कि पानी पूरी का शॉप, ठीक है, कोई जेरोक्स शॉप, या फिर कोई छोटा छोटा मोटा बिजनेस रहेगा, उसको 30-40 हजार का, 50 हजार का पेमेंट करती है, और उसको पर डे कलेक्शन करते हैं। पर डे कलेक्टिंग करने के लिए भी, तो जनरली ये छोटे बिजनेसेस का, छोटे बैंक्स का कामकाज होता है। तो वो भी एक तरह का पे डे लोन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रहेगा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी वन टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। तो ओवरड्राफ्ट भी क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट भी वन टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स में आएगा, ठीक है। तो अगर हमें लोन्स में कामकाज करना है, तो लोन इट्स ऑल्सो इंटायर सेगमेंट, ठीक है। तो आपके कॉन्टेक्ट किस तरह से है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी जॉब पे जाते हो, तो जो इनिशियल रहेगा एज अ फ्रेशर करके, जो आपका फर्स्ट का कुछ सेल्स आएगा, वो आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट से ही आएगा, ठीक है। और आपको आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे पास कौन से कॉन्टेक्ट्स है,
किस एरिया में मैं कामकाज कर रहा हूँ और उस एरिया में मैं कौन सा प्रोडक्ट बेहतर तरीके से बेच सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अगर कुछ रूरल एरिया में रह रहा हूँ तो आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाना पड़ेगा, जहां पर आप इजीली ऐसे अकाउंट ओपन कर सकते हो, छोटे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप हायर क्लास सोसाइटी में रहते हो, जहां पर आप बहुत सारे बिजनेसेस आपके कॉन्टेक्ट में है, तो यू कैन गो विद द दैट लेवल ऑफ बैंक, जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो वहां पर जाकर उनको आप बेहतर अकाउंट्स प्रोवाइड कर सकते हो, बेहतर लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो कि आपको लोन करना है तो आइए, आप हमारे बैंक में आइए, आपको इजीली आपका लोन हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप अपोजिट बैंक ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो अपोजिट बैंक आपने ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए आप किसी रूरल एरिया से हो, आपके जो भी कॉन्टेक्ट है, रिलेटिव्स है, रिलेशन है, फ्रेंड्स है, वो सारे के सारे रूरल एरिया में है, और आप चले जाएंगे किसी कॉर्पोरेट बैंक में। ठीक है, तो आपके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट रहेंगे, जो शुरुआती दौर पर आपको एक्सपीरियंस देने के लिए काम में आएंगे, वो आपको मैच नहीं होंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस होना पड़ता है। जो भी आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कम्युनिकेशन के बेस पे, आपके रिलेशन के बेस पे, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल के बेस पे, और जो बैंक में कस्टमर्स आते हैं उनके बेस पे बनना। ठीक है, तो उस तरह के कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस गैदर करने में टाइम लग सकता है, तो वहां पे आपको कुछ नए नए चैलेंजेस यूज करना पड़ेगा, बहुत सारे कंसेप्ट को और सीखना पड़ेगा, कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, तो किस तरह से इंश्योरेंस कामकाज करता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो सिर्फ 5 मिनट हमारे पास बचे हैं। तो इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में हम कल के सेशन में डिस्कशन करेंगे। बचा हुआ टाइम हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखते हैं, तो मैं आप सभी को माइक को अनम्यूट करने की परमिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको माइक को अनम्यूट करने की परमिशन दे दी गई है, तो आप अपने क्वेश्चन से कुछ क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या फिर माइक को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन आया है, सर होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डिफरेंट समझ में नहीं आया। ठीक है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कोई भी घर नहीं है, अगर मुझे घर खरीदना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ ना कुछ 10 लाख रुपए है, मैंने 40 लाख का घर मुझे खरीदना है। ठीक है, मुझे 40 लाख का घर खरीदना है, मेरे पास अभी 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो मैं बैंक में गया, बैंक को मैंने बोला कि ये घर है, ये फ्लैट है या फिर ये प्रॉपर्टी है, उसको मुझे खरीदना है, 10 लाख रुपए मेरे पास है, 30 लाख रुपए आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो क्या हो गया, दैट इज अ होम लोन। ठीक है, सिंपल, मेरे को एक घर खरीदना है, ठीक है, मेरे पास कितने रुपए है, 10 लाख रुपए, प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितना है, उस घर की कॉस्ट कितनी है, 40 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए मैंने मेरे पास के दिए, और बैंक में गया, बैंक को बोला कि मुझे ये घर खरीदना है, घर में जो खरीदूंगा वो आपके पास मॉर्गेज कर दूंगा, तो आप मुझे 30 लाख रुपए दे दीजिए। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने 30 लाख मुझे दिए, मेरे 10 लाख मैंने डाले, 40 लाख का मैंने घर खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड होम लोन। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, दूसरा, मेरा कोई कमर्शियल शॉप है, ठीक है, या फिर मेरा घर है, ठीक है, जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो मुझे पिताजी ने दिया था, मेरे पिताजी ने खरीदा था, पिताजी अभी भी है, या फिर पिताजी की डेथ हो गई और वो मेरे नाम से ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मेरे नाम से या फिर मेरे मॉम के या फिर मेरे नाम से, दोनों के नाम से, या फिर हम तीनों के नाम से। ठीक है, पिताजी के, मॉम के और मेरे नाम से, तीनों के नाम से मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ बिजनेस एक्सपांड करना है, जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, उसके लिए मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। मेरा हर का जो कॉस्ट है वो 40 लाख रुपए है। ठीक है, और मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है, या फिर मुझे किसी भी काम के लिए पैसे की जरूरत है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, या फिर मुझे किसी भी दूसरे चीज के लिए पैसे की जरूरत है। तो मैं क्या गया, बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि हमारे तीनों के नाम से ये घर है या फिर ये प्रॉपर्टी है, उसको आप गिरवी रखिए आपके पास, और उसके अगेंस्ट में मुझे क्या दीजिए, 20 लाख रुपए दीजिए, दैट इज अ लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो होम लोन हम किसे कहेंगे, होम लोन हम उसे कहेंगे अगर हम नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो हम एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी है उसको गिरवी रख के उस पर लोन लेते हैं, दैट इज द लैप। दोनों ही केस में आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, या तो घर, या तो कमर्शियल स्पेस, या फिर शॉप, एग्रीकल्चर लैंड, या फिर कोई प्लॉट। क्या, तो सब कुछ आप गिरवी रखना पड़ेगा, सब कुछ सारे के सारे चीज आपको गिरवी रखना पड़ेगा,
लेकिन नया अगर खरीदेंगे तो उसको होम लोन बोलेंगे। पुराना जो मेरे पास ऑलरेडी है उसको अगर मैं गिरवी रखूंगा तो उसको लैब बोलेंगे। ठीक है। सो आई थिंक इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्वेरीज नहीं है, तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। जो हमारा बचा हुआ सेशन है उसको हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आई होप यू ऑल enjoy watching this session. Thank you for watching.